ऐसे कौन से टेस्ट है जो हम कर सकते हैं जिससे हमें पता चले कि हमें एलर्जीज है? जी। सिंपल में सबसे पहले तो आप एक खून का रिपोर्ट कर सकते हैं, जिसमें आप जान सकते हैं सीबीसी करके। सीबीसी एक कंप्लीट ब्लड काउंट होता है, जिसमें हम डब्ल्यूबीसी के अंदर जो व्हाइट ब्लड सेल्स है, उसके अंदर इओसिनोफिल्स देख सकते हैं। इओसिनोफिल्स एक हार्डली 4 से 6 के बीच में होता है उनका एब्सोल्यूट काउंट। अगर वो काउंट अगर बढ़ रहा है, तो आपको एक इंडिकेशन देता है कि वहाँ पे कुछ शरीर में एलर्जी का रिएक्ट या कुछ टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी हो रही है करके, कि बॉडी की जो प्रतिकार शक्ति है, वो कुछ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्स क्रिएट कर रही है करके। जैसे पैरासाइटिक इन्फेक्शन में मोस्ट कॉमनली सबसे पहले ये इओसिनोफिलिया बढ़ जाता है। फिर आपको इसको फर्दर अगर टेस्ट करना है कि कंफर्म करना है कि ये किस हद तक रिएक्शन आपकी बढ़ी हुई है या किस प्रकार को आपको इसको हैंडल करना है, तो एक आईजी लेवल करके आप जान सकते हो, जो ब्लड का ही अगर टेस्ट है, कि ये किस प्रकार की एलर्जिक रिएक्शन बॉडी क्रिएट कर रही है, और उसको उसी प्रकार से आप हैंडल कर सकते हो। बाद में लॉट ऑफ अभी इसके लिए स्किन टेस्टिंग के भी आए थे, जहाँ पे जो भी पार्टिकल्स आपको एलर्जी क्रिएट करते हैं, उनको स्किन पे टेस्ट किया जाता है। स्किन पे टेस्टिंग के बाद फाइंड आउट किया जाता है कि वो किस प्रकार की आपको एलर्जी दे रही है और कितना सीवियर एलर्जी दे रहे हैं। तो ये पार्टिकल्स को आप फाइंड आउट कर सकते हो। अलग-अलग जगह पे डिफरेंट स्किन टेस्टिंग करके उसके एलर्जेंस फाइंड आउट कर सकते हो, और उसके हिसाब से पेशेंट को आप एक नॉलेज देके दे सकते हो, एडवाइस दे सकते हो कि उसको किस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, किस चीज़ से उसे दूर रहना चाहिए। जी। डॉक्टर, जैसे कि हमने स्किन एलर्जीज के बारे में देखा, खान-पान से होने वाली एलर्जीज के बारे में देखा, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या पानी की वजह से भी कोई एलर्जीज हो सकती है? नहीं, वैसे देखा जाए तो भगवान ने बनाई हुई जो चीज़ें हैं, अगर वो शुद्ध स्वरूप में है, तो उससे आपको कोई एलर्जी होने वाली नहीं है। लेकिन वही पानी अगर इन्फेक्टेड है, उसमें कुछ कचरा है, मिट्टी है, कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे देखो हम लोग थोड़े अंधे श्रद्धालु भी होते हैं कि जो हर चीज़ पे भरोसा रख लेते हैं, कि कभी-कभी मैले पानी में भी नहा लेते हैं कि भई ये तो तीर्थ है। बट ये चीज़ें थोड़ी हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसमें लॉट ऑफ बैक्टीरिया, लॉट ऑफ वायरसेस हो सकते हैं। एक श्रद्धा का विश्वास है, श्रद्धा है, डेफ़िनेटली उसको उसी जगह पे रखना चाहिए। लेकिन पानी पीते वक़्त या पानी यूज़ करते वक़्त हमें उसकी एक शुद्धता भी देखना बहुत ज़रूरी है, कि हमें पानी से एलर्जी हो ना सके। जिसके लिए आपने देखा भी होगा कि एक शुद्धता के पीछे पड़ के बिसलेरी जैसे लोगों ने पानी बेच के कितना कमाया। अगर हम हमारे बचपन में सोचते थे कि कोई पानी बेच सकता है, तो सब लोग उसको हँसते थे। लेकिन वही एक फील्ड बन जाता है कि जब लोगों में एक जन जागृति होती है कि नहीं, मुझे ये सब चीज़ें हाइजीनिक चाहिए, और हाइजीनिक इसीलिए चाहिए कि मुझे इससे एलर्जी या इससे कुछ आगे जाके इन्फेक्शन ना हो। तो इसलिए अगर पानी भी है तो हाँ, आपको शुद्ध ही पानी पीना चाहिए। पर डॉक्टर, जैसे कि हम अगर शहर में रहते हो तो हम गाँव की तरफ अगर जाते हो तो वो पानी हमें सूट नहीं होता। तो क्या उसकी वजह से भी हमें एलर्जीज़ हो सकती है? नहीं, इसमें एक बहुत सिंपल मेथड है। अगर इंग्लिश में बोला जाए तो उसको हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर, जो जी। वाटर का सान्द्रता का प्रमाण होता है, उसमें जो क्षार होते हैं, उसका परसेंटेज कितना है और इसकी मात्रा कितनी है, इसको बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो ये जो हार्ड वाटर है या जो अ, कठिन वाटर है, कठिन पानी है, इसको हम सॉफ्ट भी बना सकते हैं। उसके लिए एक सादी मेथड होती है, आप उसको क्लोरीनाइज़ कीजिए, उसको सेडिमेंट होने दीजिए, तो ऊपर का पानी आप यूज़ कर सकते हो। वो चीज़ से आपको कोई परेशानी होने वाली नहीं है। लेकिन अपन जो भी एरिया में जा रहे हैं ना, हुँ। अगर आप वो एटमॉस्फेयर के वहाँ के वाटर को अगर एडजस्ट हो जाए, तो लॉट ऑफ सी एलर्जी भी आप प्रिवेंट कर सकते हो। क्योंकि आपकी बॉडी उसको रिकॉग्नाइज़ करने लगती है कि ये इंग्रीडिएंट या ये चीज़ आपके लिए ज़रूरी है। जी। डॉक्टर, कई बार हम देखते हैं कि हमें जो भी समस्याएँ होती है या फिर कुछ एलर्जीज़ होती है, उनसे बचने के लिए हम दवाइयाँ लेते हैं। लेकिन कई बार उन दवाइयों की वजह से ही हमें एलर्जीज़ हो जाती है। तो ये क्यों होता है और इससे हम कैसे बच सकते हैं?
देखो, हर इंसान की शरीर रचना भगवान ने बहुत अलग-अलग तरह से बनाई हुई है। फिर हर जन कोई चीज़ को कैसा रिएक्ट करेगा ये बता पाना बहुत मुश्किल होता है। जो एक टैबलेट मैं डाइजेस्ट करता हूँ सकता हूँ, वो मेरा पेशेंट ही डाइजेस्ट करेगा या पचा लेगा, ऐसा नहीं बोल सकते। क्योंकि बहुत बार होता है कि उसकी बॉडी वो चीज़ के साथ एक अलग प्रकार की रिएक्शन दे सकती है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो एलर्जी के लिए दवा देते हैं, जैसा मैंने शुरुआत के इंटरव्यू में आपको बताया शुरुआत की इसमें कि हम लोग इविल टैबलेट यूज़ करते हैं, जो भी सबको मालूम है या फिर हम लोग अभी नए में सेट्रिजिन या लियोसेट्रिजिन यूज़ करते हैं। लेकिन मैंने कई बार ऐसा देखा कि ये चीज़ को भी कुछ-कुछ पेशेंट्स में एलर्जी होती है। सो हर एक पेशेंट उसकी इम्यूनिटी, उसकी प्रतिकार शक्ति बहुत अलग है। उसको वही हिसाब से रखना चाहिए और एक कोई भी दवा चालू करने से पहले ऐसे पेशेंट में जो थोड़े ज़्यादा एलर्जिक है, उनमें वो कम मात्रा में शुरू कीजिए। अगर आपको रिएक्शन मिलता है, तो वो दवा की कभी ही फुल मात्रा मत दीजिए। कम से कम मेडिसिन में ही कोशिश कीजिए 1/4 1/5 डोज़ में। अगर वो उसको रिएक्शन करता है, बहुत बार बोलते नहीं है कि ऑइंटमेंट पूरे कहीं पे लगाने से पहले एक बार स्किन पे लगा के उसको टेस्ट कीजिए। सो वो अगर उस चीज़ को रिएक्शन देता है, तो वो हम लोग उसे अवॉइड कर सकते हैं। उससे फुल मात्रा में देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सेम यही टैबलेट के साथ है और कुछ इंजेक्शन के साथ भी है, जैसा पेनिसिलिन या कुछ जो एंटीबायोटिक होते हैं। इनको हम लोग टेस्ट डोज़ देते हैं। स्किन पे छोटा टेस्ट डोज़ देख के देखते हैं कि ये चीज़ से ये आदमी कितनी रिएक्शन दे सकता है। क्योंकि मैंने जैसा बताया आपको कि टाइप 1 या पहली प्रकार की जो एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन है या एलर्जिक रिएक्शन है, वो बहुत डेंजर और जानलेवा भी हो सकती है। तो यही आपको प्रिवेंट करना है और इसी के लिए थोड़ा सम टाइम गो स्लो बट स्टेडी। आप धीरे से थोड़ा डोज़ बढ़ाते जाइए, जहाँ पेशेंट आपका एडजस्ट हो सकता है। और उसके सिवा इसमें एक और रोल होता है कि अगर किसी को किस चीज़ से एलर्जी है, जैसा टीबी के पेशेंट को टीबी का दवा देना बहुत ज़रूरी जी। बट इसके लिए वो एक हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन दे सकते हैं और लीवर को डैमेज कर सकते हैं। तो ऐसे पेशेंट जो सेंसिटिव है, उनको हम डीसेंसिटाइज करते हैं। उसमें की सेंसिटिविटी कम करते हैं। तो उसको भी वो भी दवा को एक स्टेरॉइड के लो डोज के साथ दे के उनको डीसेंसिटाइज करके हम वो दवा का कोर्स पूरा कर सकते हैं। सो ये डिफरेंट डिफरेंट प्रकार है कि अगर वो चीज़ से उसको एलर्जी भी है, तो वो चीज़ को आप कैसे सँभाल लेंगे या कैसे टैकल करेंगे? जी। डॉक्टर, लीवर में इन्फेक्शन होने से भी क्या एलर्जीज हो सकती हैं? जनरली लीवर में काफ़ी रेयर है ये होना है, लेकिन कुछ प्रकार के पैरासाइट से जैसे हम लोग अमीबोसिस बोलते हैं, जैसा अनकुक्ड फूड है, जो फूड को अच्छी तरह से पकाया गया नहीं, जिसमें चिकन, मटन ये चीज़ें नॉन-वेज चीज़ें थोड़ा ज़्यादा आती है, मांसाहारी चीज़ें थोड़ी ज़्यादा आती है, जो प्रॉपर्ली बहुत बार हम लोगों से भी अच्छी तरह से कुक नहीं हो सकती है या पक नहीं सकती है। तो ऐसे वक़्त उसमें के जो वर्म्स होते हैं, वो वैसे ही रहते हैं। वैसी रहने की वजह से वो इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्ट होने की वजह से वहाँ से वो लीवर तक आसानी से माइग्रेट हो जाती है या उनके एग्स अंडी लीवर तक जाके माइग्रेट हो सकती है और आपको लीवर अमीबोसिस या लीवर का अमीबिक अब्सेस ये हो सकता है। लेकिन ये थोड़ा पैरासाइट का इन्फेक्शन होगा, लेकिन फिर भी इसको हम लोग इन्फेक्शन की तरफ काउंट करेंगे। हम लोग बोलेंगे कि ये इन्फेक्शन है, इससे ज़्यादा कि वो एक एलर्जिक रिएक्शन है। है ये पैरासाइटिक ही, लेकिन जाके ये इन्फेक्शन प्रोड्यूस करेगा, कि ये एक एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस करे लीवर में। जी। डॉक्टर, हम जैसे देखते हैं कि बदलते मौसम के साथ भी हमारी बॉडी एडजस्ट करने में टाइम लेती है। तो क्या इस बदलते मौसम के साथ भी हमें कुछ एलर्जीज आ सकती है मौसम के हिसाब से? हर सीज़न में अलग-अलग एलर्जी आना संभव है। जैसे आप धूप में रहते हो तो समर सीज़न में आपको स्किन रैशेज़, सनबर्न ये चीज़ें होना बहुत कॉमन है। जैसे आप ठंडी के सीज़न में हो तो सर्दी, खाँसी, कुछ वायरल इन्फेक्शन या एलर्जिक राइनाइटिस ये चीज़ें कॉमन है।
बारिश के मौसम में पानी के रिलेटेड या फिर फूड के रिलेटेड जो हम लोगों ने देखा है कि फूड का अच्छी तरह से पोषण नहीं हो पाता है या बहुत बार जो सब्जियाँ रहती है, वो सड़ जाती है। तो ये चीज़ों से आपको थोड़ा माइल्ड रिएक्शन या फिर एलर्जिक रिएक्शन आ सकता है। बट ये सीज़नल वेरिएशन तो रहेंगे क्योंकि जब तक ये जीवन है, तब तक ये सीज़न तो चलते रहेंगे और सीज़न जब तक है तो चेंज आपकी बॉडी जब तक उसको एडजस्ट नहीं करती है, बॉडी जब तक उसको समझ नहीं पाती, आपकी प्रतिकार शक्ति जब तक उसके साथ एडजस्ट नहीं होती है, तब तक आपकी प्रतिकार शक्ति उस चीज़ को कुछ ना कुछ रिएक्शन देगी, फिर आप उसको एलर्जी कह सकते हैं। जी। तो डॉक्टर ये सब जो एलर्जीज़ है जो मौसम की वज़ह से भी हो सकती है या फिर बारिश की वज़ह से हो सकती है, पानी की वज़ह से हो सकती है। तो जैसा कि आपने कहा कि इन सब से बचने के लिए हमें हमारी इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग रखना ज़रूरी होता है। तो इनसे बचने के लिए और हमारी इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम क्या करें? चलेगा हम लोग एलर्जी से लेके एनर्जी तक बढ़ रहे हैं। हर चीज़ का एक एलर्जी किसी चीज़ से होती है जब तक आप उससे डिसेंसिटाइज़ नहीं होते हो। अगर देखो आपको हर वक़्त लगता है कि मैं सुबह उठ के अगर जाता हूँ तो मुझे सर्दी होती है ठंड की वज़ह से। लेकिन वही सर्दी में सुबह उठ के आप दौड़ो कि आपको पसीना आ जाए। इतना मेहनत, इतना एक्सर्शन करो कि आपको पसीना आ जाए। आप धीरे-धीरे वो एटमॉस्फेयर को एडजस्ट हो जाएँगे और आप एक एलर्जी की जगह पे एक एनर्जी, एक रेजिस्टेंस डेवलप करेंगे उसके अगेंस्ट में। उसके लिए आपकी डाइट, एक्सरसाइज, आपका योगा, मेडिटेशन ये चीज़ें आपके बॉडी को बूस्ट करने के लिए बहुत हेल्प करती है। और जैसे कुछ विटामिन है लाइक बी कॉम्प्लेक्स है या विटामिन सी है, ये वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं, पानी में डिसॉल्व होने वाले विटामिन्स होते हैं। तो इनको बॉडी को हर वक़्त ज़रूरत होती है। तो इसका सप्लीमेंटेशन भी बहुत ज़रूरी होता है। आपके डाइट में प्रोटीन का सप्लीमेंटेशन ज़रूरी होता है। जैसे ट्रेस एलिमेंट है, मैग्नीशियम है, सेलेनियम है, जिंक है, ये चीज़ें आपको कभी-कभी सप्लीमेंट के थ्रू लेना बहुत ज़रूरी होती है कि जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करे। जो आपने कोविड में भी देखा कि ये सब चीज़ें एकदम एक साथ आ गई थी कि ये लेके देखो, दिस विल हेल्प यू। तो फिटनेस, आपकी मेंटल प्रतिकार शक्ति, मानसिक, शारीरिक, फिजिकल ये सब इम्पोर्टेंट होता है ये चीज़ों के अगेंस्ट में फाइट करने के जी। डॉक्टर बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने। मैं चाहूँगी कि जाते-जाते आप हमारे दर्शकों को एक कुछ अच्छी टिप्स दें जिनसे वो इन एलर्जीज़ से बच सकें। लिए। एलर्जी चीज़ से आप अवॉइड नहीं कर सकते हो और मैंने जहाँ तक बताया कि आप सिर्फ़ एलर्जी जानते हो कि ये चीज़ से मुझे एलर्जी है। लेकिन जहाँ तक मेडिकल नॉलेज बताता है कि एनाफाइलिस रिएक्शन जहाँ पे आपकी जानलेवा से लेके सादी मामूली रिएक्शन भी आपको आ सकती है। तो एलर्जी के बारे में आपको पूरी जानकारी होना ज़रूरी है। जी। जब जानकारी होगी और किस चीज़ से एलर्जन से मुझे ये सब चीज़ें होती है, अगर वो आप थोड़ा फाइंड आउट करेंगे, मालूम करेंगे और वो चीज़ को अगर आप अवॉइड करेंगे, तो आपके लिए उससे सबसे अच्छी चीज़ और कोई नहीं हो सकती है। तो एलर्जी का सबसे पहला इम्पोर्टेंट है कि उसको दूर करो, उससे दूर हटो। वो चीज़ से भले ही आपको डस्ट से हो या स्मोक से हो, कोई स्मोकिंग कर रहा है तो वो चीज़ से आप दूर चले जाओ और फिर कोशिश करो कि आपकी जो प्रतिकार शक्ति है उसको बूस्ट करने का, उसके लिए फूड अच्छा रखो, आपकी डाइट, आपका एक्सरसाइज, उसमें योगा है, मेडिटेशन है, फिजिकल एक्सर्शन है और थोड़ा बहुत अपना रेगुलर जिम भी करेंगे, तो आपको ये सब चीज़ें नक्की कोई भी एलर्जिक रिएक्शन से दूर करेगी और उसको आपके पास ही भटकने नहीं देगी। सो आपके लिए फिटनेस सबसे ज़रूरी चीज़ है। जी। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। आप हमसे जुड़े, इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। दोस्तों, आज डॉक्टर मिलिंद देवड़े जी ने एलर्जी के बारे में जो बातें बताई, मुझे यकीन है कि उसका फायदा आपको जरूर होगा। तो ऐसे ही विषयों पर और जानकारी पाने के लिए हम मिलेंगे क्या करें क्या ना करें के अगले एपिसोड में। तब तक अपनी होस्ट और दोस्त अंकिता को इजाजत दीजिए।